हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम डिस्कस करेंगे लीगल रीजनिंग के आपके क्वेश्चंस फ्रॉम AILET 2021 क्वेश्चन पेपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, आपका प्रिंसिपल किस रिलेशन में है। प्रिंसिपल के साथ आपको फैक्ट्स बता रखे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल में बात कर रहे हैं अ मिस रिप्रेजेंटेशन की, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका मीन्स मिस रिप्रेजेंटेशन का है। क्या कह रहे हैं, arises when a person makes a false statement of fact to another which induces the other party to enter into a contract resulting in loss to that party. So मिसरिप्रेजेंटेशन आपकी क्या हो गई, जब एक पर्सन दूसरी पार्टी जो इनटू कॉन्ट्रैक्ट आने वाली होती है उसको कुछ फॉल्स स्टेटमेंट बता देते हैं, कुछ फॉल्स फैक्ट्स बता देते हैं, जिससे दूसरी पार्टी इंड्यूस होके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाती है। ठीक है जी, जैसे आपने बोल दिया, कोई पेन देना था, आपने बोल दिया कि ये पेन सबसे बढ़िया है, कभी लीक नहीं करता एंड ऑल दीज थिंग्स, आपने झूठ मूठ बोल दी उनको, और दूसरी पार्टी आपकी बातों में आके वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर जाती है। घर जाके देखते तो पेन बहुत ही लीक कर रहा है और आपने तब झूठ बोला। सो बेसिकली इसमें आपको क्या बात याद रखनी है, फॉल्स स्टेटमेंट की। ठीक है, अब आपके फैक्ट्स भी होंगे, आपने ये देखना है क्या क्या पर्सन जानबूझ के फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है दूसरे को, सो दैट द अदर पर्सन कम इनटू दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, प्रिंसिपल 2 क्या कह रहा है, when consent to an agreement is caused by misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. So basically जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, आ जाते हो, एग्रीमेंट में को कंसेंट दे देते हो, मिसरिप्रेजेंटेशन जो पर्सन कर रहा है आप वो सुन के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हो, तो कहते हैं कि वो पर्टिकुलर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है फिर वॉइडेबल हो जाएगा। किसके ऑप्शन पे होगा, पार्टी के ऑप्शन पे होगा जो जिसने कंसेंट दी है। ओके जी, सो जो सेलर है उसने मिसरिप्रेजेंटेशन करी, आपने उसकी बातों में आके उसको कंसेंट दे दी, ठीक है, तब आपके पास हक होगा कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो। ठीक है, तो आपके पास वॉइडेबल, ये कह रहे हैं आपके पास ये राइट होगा। तो बेसिकली पहला प्रिंसिपल आपकी बात कर रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन की, दूसरा प्रिंसिपल बात कर रहा है कंसेंट की। ऐसी सिचुएशन में जो कंसेंट देगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा। ओके, समझ गए। जहां भी देखो, आपको जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, तो एग्जाम में आपके जब पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं तो उनको वहीं के वहीं ऐसे मार्क कर लिया करो, सो दैट आपको फिर फैक्ट समझने में आसानी हो जाए। ओके, तो it was Kritika's mother's 50th birthday on 9th February 2021. Kritika decided to organize a lavish celebration to celebrate the event. Kritika's mother used to play the piano before her marriage. However, after Kritika was born, she was unable to take out any time to pursue her interest in playing the instrument. Kritika learned about this from her maternal grandmother a few days before her mother's birthday. She decided to give her mother a piano on her 50th birthday. तो बेसिकली ये पूरा पैराग्राफ आपकी जो स्टोरी बिल्ड कर रहा है, उसमें ऐसा कहीं इतनी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, now she visited Himanshu's piano store. For this purpose, Himanshu showed Kritika all the pianos available at his store and explained the features of each model. Kritika had no prior knowledge of pianos and hence relied upon Himanshu's opinion. She saw a vintage piano and was immediately drawn to it. Now Kritika saw a vintage piano. यहाँ साफ साफ लिखा है she has no prior knowledge and hence she is relying upon Himanshu's opinion. Okay, अब being a shrewd businessman, Himanshu saw an opportunity to sell the piano and said, "They don't make them like this anymore. It's got a fine tone and it's really cheap at 50,000." तो हिमांशु ने अपनी ये स्टेटमेंट दे दी, बट पहले इसके क्या लिखा हुआ है कि she was immediately drawn to it, towards the vintage piano. Okay, अब Kritika purchased the piano and gifted the same to her mother. However, when her mother started playing it, she immediately realized that the piano was of inferior quality and that the tone was not proper. Kritika and her mother approached Himanshu and asked him to either replace the piano or refund the money. ये तब होना था, ये जो बात है ये होती है आपकी voidable contract की। रिप्लेस करो या फिर हमें इसका रिफंड दे दो, ये voidable contract की टर्मिनोलॉजी आ गई।
ठीक है। नाउ हिमांशु रिफ्यूज टू डू इधर, हिमांशु ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि देखो जी आपका मैं अवॉइडेबल मतलब सिचुएशन से उसने बिल्कुल मना कर दिया। नाउ व्हाट वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट दैट हिमांशु कुड मेक? नाउ अब पर्टिकुलर फैक्ट्स आपने समझ लिए, अब आपको हिमांशु के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट ढूंढना है कि वो हिमांशु ऐसा क्या बोल दे उनको कि वो अपने आप को डिफेंस में लेके आ सके। ठीक है, सो बेसिकली जो सारा आपका फैक्ट्स था आपको कृतिका के लिए थोड़ा सा हो रहा होगा, बट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप हिमांशु के लिए स्टैंड लो और बताओ आप कौन सा आर्गुमेंट चूज करो, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट चूज करो जो हिमांशु के फेवर में हो। ओके जी, पहला ऑप्शन हिमांशु इज नॉट लायबल टू डू ईदर। और देखो अब अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो, सब में होगा इज नॉट लायबल, इज नॉट लायबल, इज नॉट लायबल, इज नॉट। व्हाई? बिकॉज हमें हिमांशु के लिए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बताना है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी होता ना इज लायबल तो वो तो वहीं से एलिमिनेट हो जाना था। ओके, बट ये भी ऑप्शन नहीं है। नाउ to do either because it's only Kritika's mother's subjective opinion that the piano was inferior and that the tone was not proper. See, Himanshu can't take this. Why? Because he entered a contract with Kritika, not with her mother. Right? So, ये बात बोलने की उसकी मदर का सब्जेक्टिव ओपिनियन है नहीं है, it will not amount to the strongest argument in favor of Himanshu. Okay, now Himanshu is not liable to do either because there is nothing to suggest that Kritika's decision was purely based on Himanshu's statement. तो ये कह रहे हैं कि हिमांशु को इधर मतलब आइदर रिप्लेस और रिफंड इसलिए नहीं करना बिकॉज देयर इज नथिंग टू सजेस्ट दैट कृतिका's डिसीजन वाज प्योरली ऑन हिमांशु स्टेटमेंट। सो हम इसको ले सकते हैं बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट अगर कोई और ऑप्शन हमें ना ठीक लगा तो हम इसको टिक कर देंगे। नाउ हिमांशु इज नॉट लायबल टू डू ईदर द पियानो सिंस कृतिका शुड हैव done her due diligence and should have been more careful in selecting the piano. See, ये जो आपके सारे ऑप्शंस है ना, these are very layman. कहीं पे भी जो आपके फैक्ट्स में बात बोली गई थी, फॉल्स स्टेटमेंट, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये वाली चीजें तो है ही नहीं, बिकॉज यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है दे डोंट, इसने तो जस्ट इसको बताया। ठीक है, इसमें कुछ देखो वैसे फॉल्स है भी नहीं स्टेटमेंट में, इसने बोला दे डोंट मेक दिस एनी मोर, द फाइन टोन, इट्स चीप एट 50,000 एंड ऑल दैट दोज थिंग्स। अब चलते हैं हम लास्ट ऑप्शन पे। हिमांशु इज नॉट लायबल to do either because he only gave Kritika his opinion and did not make any false statement of fact. Yes, this is the most appropriate answer to give your strongest argument in favor of Himanshu, so that he could not make any of these things, either to replace the piano or refund the money. वो बोलेगा see, I just gave Kritika my opinion that yes, क्या बोला था उसने, they don't make them anymore, it's fine tone, it's really cheap at 50,000, पर उसने इसको force नहीं करा तुम यही buy करो. It was Kritika's, you know, opinion that she want to buy that particular piano only. Okay, so here D will be your right option because it is talking about a principle also, which is most important thing to tick on for your any particular question in regarding to you, these type of questions, especially for a CLAT examination. You just have to see which option is more, you know, talking about your particular principle which is given in your particular question. Okay, so here D will be your right answer. Let us see. Yes, क्योंकि जो आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें क्या लगता है आपको सारे के सारे ऑप्शन सही लगेंगे और आपको हट के लीगल पर्सन की तरह आंसर देना होता है, नॉट एज अ लेमैन। ओके, आपको तो ये भी ठीक लगेगा, ये भी ठीक लगेगा, ये भी, बट जो लीगल बात फैक्ट की बात कर रहा है वो यही बात कर रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं थी कोई। ओके, एंड आपका प्रिंसिपल भी यही बता रहा है, आपको मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में बता रहा है, कंसेंट के बारे में बता रहा है, जो आपका कहीं और में इतना उठ के नहीं आ रहा। सो यू हैव टू चूज द डी ऑप्शन हियर। ओके जी, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। No confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense. तो ये आपका बेसिकली CRPC का क्वेश्चन है जो ये कहता है कि हम जब पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन देते हैं, ठीक है, it shall not be proved against any accused for any offense. ये बात कर रहा है नो कन्फेशन
made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense. shall है यहाँ, may नहीं है. ओके जी. सो आपका प्रिंसिपल आपको ये बता रहा है कि कैसी भी कन्फेशन हो, अगर आपने पुलिस ऑफिसर को कर ली, वो आपके अगेंस्ट एविडेंस नहीं बनेगा. ओके जी. shall not be proved as against a person, because no यहाँ पे आ गया ना. आपको ये स्टेटमेंट को समझना है कि क्या कह रही है. आपके लॉ में, आपके बेयर एक्ट्स में ऐसे ही प्रोविजंस दी होती हैं. ओके. आपको तब समझना होता है कि नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस. ये बात आपके प्रिंसिपल में दे दी. नाउ यू हैव टू स्टिक टू इट. ओके. Now, let us see the facts. Ritu was accused of having murdered Akash over a property dispute. After arrest, Ritu made a confession to the inspector that she had in fact murdered Akash. The confessional statement of Ritu was written on a paper, and Ritu signed the same. The police carried on further investigation but were not able to find any other evidence to produce before the court. Can the confessional statement signed by Ritu be proved in court? अब बताओ इसका आंसर. अब आपको अगर ये थ्योरी समझ लग गई है जो मैंने आपको ऊपर बताई, को वहीं के वहीं समझ लग गया होगा. नो, even the statement was signed by Ritu, it can't be produced before the court as a confessional statement. ओके जी. आपके फैक्ट्स देखो ऐसे हैं कि आपको कन्विंस कर देंगे. आप कहोगे नहीं, हाँ अभी और तो कोई उनको एविडेंस मिल नहीं रहा, तो यही कन्फेशनल स्टेटमेंट आगे रख देंगे टू प्रूव हर ऑफेंस. ओके. बट योर कोड, योर CRP says no confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any particular offense. Okay. So here your whether she have signed it, अगर उनको कोई एविडेंस मिल भी नहीं रहा है, that is immaterial. Police officer can't produce that confessional statement until and unless she is proven guilty. ओके जी. सो इसका आंसर नो होगा. बट हम चलते हैं इसके ऑप्शंस के ऊपर. नो, such a confessional statement cannot be proved since this confession was made to the police officer. Exactly. But let us see the other options also. Yes, such a confessional statement can be proved since it is not an oral confession. It has been duly signed by Ritu and hence there is no doubt that she made the confession herself. ये आपका ऐसा ऑप्शन है जो आप लेमैन की तरह सोचोगे, आप बोलोगे एग्जैक्टली अब कुछ और प्रूव भी नहीं है, अब क्या करे, वो ऑरल भी कन्फेशन नहीं है, ऐसा वर्ड भी इन्होंने लिख दिया, उससे साइन करे या खुद. आपने नहीं पढ़ा होगा, आप कहोगे यही सही है, जबकि ये गलत ऑप्शन है. Okay. C. Yes, since there is no other evidence, it is necessary to rely on the statement or else a serious offender will escape the clutches of criminal law. ये भी गलत है. Why? Because again yes बोल दिया इन्होंने, कहते हैं और कोई एविडेंस नहीं है, वैसे तो कैसे काम चलेगा. ऐसे और भी बहुत तरीके होते हैं टू प्रूव इट. सोली इस पर रिलाई नहीं करना होता. इसकी एक्सेप्शन है जब हम कन्फेशनल स्टेटमेंट्स को ले लेते हैं. ठीक है. जब आपके ऐसे ऑफेंसेस होते हैं हीनियस, उस सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन होती है कि जब मैजिस्ट्रेट अलाउ कर देता है, बट आपके प्रिंसिपल में ऐसी कोई बात लिखी नहीं हुई थी. सो वी हैव टू जस्ट स्टिक टू द पर्टिकुलर प्रिंसिपल. प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका A इज योर राइट आंसर, नॉट B and C ऑल्सो. ओके जी. आपको पता है क्या लगना था? ऑनेस्टली बताऊं, अगर आपने नहीं पढ़ा था, आपको लगना था ये भी ठीक है, साइन करे हैं जी उसने, ये भी ठीक है, आपने B and C टिक करके आ जाना था, जबकि आंसर इज ए. ओके. आंसर इज योर ए. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. No tenant of immovable property shall, during the continuance of the tenancy, be permitted to deny that the landlord of such tenant had, at the beginning of the tenancy, a title to such immovable property. तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? No tenant of immovable property shall, during the continuance of tenancy, be permitted. यहाँ से याद रखना, no tenant be permitted to deny the landlord of such tenant had at the beginning of tenancy a title. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, जो आपकी टेनेंट लैंडलॉर्ड के साथ बिगिनिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट में आता है, he has a good title over that immovable property and no tenant should deny that thing. Okay ji. Now let us see the facts. Aishwarya rented a flat from Nidhi for 2 years. She signed a rent agreement and regularly paid the monthly rent to Nidhi.
for 6 months. In the 7th month, Ashish approached Aishwarya and told her that he is the real owner of the property and that Nidhi is defrauding Aishwarya as well. Ashish showed Aishwarya the original property papers which showed him the real owner. Satisfied that the papers were genuine and Ashish is the actual owner, Aishwarya stopped paying the rent to Nidhi and started paying the rent same to Ashish. Nidhi filed a suit against Aishwarya for the recovery of the rent arrears. Aishwarya took the defense that Nidhi was never the real owner of the flat and that she will pay the rent to the real owner, that is she. Now you have to decide. See, इस केस में अगर कोर्ट ऐश्वर्या को कह देता कि yes, Nidhi is not the right owner, you have to pay Akash, then Aishwarya was allowed to pay Ashish, not Nidhi. बट इस केस में वो खुद डिसाइड कर रही है ऐश्वर्या. आशीष ने पेपर दिखा दिए, उसने सोचा ठीक है निधि तो मेरी है नहीं ऑनर, मैं आशीष को रेंट दूंगी. यहाँ पे आपका प्रिंसिपल यही बात कह रहा है, नो टेनेंट बी परमिटेड टू डिनाई दैट द लैंडलॉर्ड ऑफ सच टेनेंट हैड at the beginning of tenancy a title to such immovable property. So no tenant be permitted to deny a title which at the beginning of the tenancy that particular landlord has. अब यहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ था? निधि के साथ हुआ था. तो उसको क्या चाहिए था? वो निधि को पे करती. ठीक है, निधि से आकाश ने कैसे लेना था, वो उनकी प्रॉब्लम थी. ऐश्वर्या को निधि को रोकना नहीं चाहिए था, बिकॉज एट द बिगिनिंग ऑफ अ टेनेंसी हु वाज हैविंग द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड? निधि वाज हैविंग द टाइटल, नॉट आकाश. ओके जी, नाउ वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू सी what are your options. Aishwarya should pay the rent to Nidhi since she took the property on rent from Nidhi and now she cannot deny Nidhi's title over the property. Okay, कोर्ट डिनाई करे फिर बात अलग है. ओके, नाउ ऐश्वर्या हैज टेक द प्रॉपर्टी पेपर्स herself. It is clear to her that Ashish is the actual owner, thus she can deny Nidhi's title and should pay the rent to Ashish. ये बात गलत है आपकी. ठीक है, जब जिसके साथ डील हुई थी उसको ही देगी. वो चाहे तो वो बुला के पुलिस को कोर्ट के थ्रू कुछ करवाती, ऐसे एकदम से she can't do that because Nidhi is having the title over the property since she entered the contract with Nidhi, not Akash. Okay, now Aishwarya should deposit the money in court and let the court decide who to give the money to. देखो ऐश्वर्या ऐसे कैसे दे देगी, डिपॉजिट कर देगी मनी से पहले. यहाँ अगर आपके फैक्ट्स में लिखा होता ना तब हम ये ऑप्शन चूज कर लेते. ठीक है, एज सच उसको बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. नाउ ए डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी शुड नेवर बी गिवन ऑन रेंट अंटिल, ये तो इमटेरियल बात है इन रिगार्डिंग टू योर क्वेश्चन. देखो अगेन मैं आपको बात बता रही हूँ, आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस में भी यही बात हमने देखी है, इस क्वेश्चन में भी हम यही बात देखेंगे. टाइटल वाली बात आपके क्वेश्चन में लिखी हुई थी, आपने भी टाइटल से ही स्टिक रहना है. ओके जी, यू हैव टू जस्ट स्टिक टू योर प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल में टाइटल की बात हो रखी थी, वही बात यहाँ हो रही है. तो दिस इज योर राइट ऑप्शन. ओके, सो हियर इज योर राइट ऑप्शन. लेट अस सी. यस, नाउ next question. A person who suffers an injury caused as a result of a risk to which they consented cannot complain of the consequent damage. ये अब देखो कंसेंट की बात कर रहे हैं, रिस्क इन्वॉल्व की बात कर रहे हैं, इंजरी की बात कर रहे हैं. ये कौन सा आ गया आपका? वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया. ओके, मैंने आपको जब ये वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया कराया था, मैंने तब आपको ये बातें समझाई थी. The defendant must have the capacity to give consent to risk involved, have complete knowledge of the extent as well as the nature of risk and agree to the risk voluntarily. अब डिफेंडेंट को क्या चाहिए? उसको जो सारी कंसेंट जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उनके बारे में बताना चाहिए. ठीक है, और फिर जो पर्सन जिसने यस बोली है कि यस ओके ठीक है, उसको बेसिकली हमने ये देखना है कि जब आप कंसेंट दे रहे हो किसी भी चीज के लिए, आपको पता है इंजरी इन्वॉल्व है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए और आपने वॉलंटरली उसके लिए हामी भरी हो कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल डू दिस एक्ट, तब हम कह लेते हैं कि डिफेंडेंट हैज अ गुड डिफेंस. क्योंकि प्लेंटिफ खुद ही इंजरी के लिए हामी, उसने खुद ही यस बोला था. ओके, देखो यहाँ पे वर्ड वॉलंटरली भी आ गया. यही कहीं ये समझ आना, ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का जो है आपका क्वेश्चन है. ओके, अब यहाँ पे आपने वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरी अच्छे से अगर मेरी क्लास देख लो, अगर नहीं देखी है आपके पास वीडियो है इस चैनल पे, यू कैन चेक दैट आउट. उसमें हमने अच्छे से वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया की प्रॉपर वीडियो बना रखी है. बहुत सारी प्रोपोजिशन है, हमने केसेस उसमें करे हुए हैं.
तो ये जो आपका फैक्ट्स है, अगर आपको पता हो बेसिक्स क्या है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। Now, Q urged his older brother Z to allow him to ride Z's motorbike. अब Q ने अपने बड़े भाई Z को बोला कि मुझे बाइक चलाने दो। Q had recently obtained a motorbike driving license and was eager to ride the Z's motorbike. A motorbike had a complex separation mechanism which Q did not understand. अब कुछ बाइक के कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स राइडिंग मैकेनिज्म था जो क्यू की समझ से बाहर था। अब जी ने भी बिल्कुल बॉदर नहीं करा को वो क्यू को समझा सके। जी डिड नॉट बॉदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर फैक्ट्स, to explain this to Q and let him ride the bike. So bike was having a very complex mechanism to ride, but जो Q को समझ नहीं थी, बट Z ने कुछ सोचा ही नहीं उसको समझाऊं मैं अच्छे से या ना समझाऊं, और Q ले गया बाइक चलाने के लिए। Q met with an accident is suing Z for injuries caused. Z contends that Q consented to the risk. अब यहाँ पे आप खुद डिसाइड करो, कहीं पे भी आपके फैक्ट्स में मेंशन है कि Q ने कंसेंट दी थी Z को फॉर द रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन मैकेनिज्म था, Z को उसको समझाना चाहिए था, जो आपके इसमें फैक्ट प्रिंसिपल में बात लिखी है, ठीक है। Risk involved, everything, nature of risk should be told, and then if the person voluntarily accept all those risks and say okay fine, I'm okay with it and I will do that, और फिर ऐसी इंजरी हो जाए तब हम कह देते हैं कि वो defendant is not liable to pay any damages to the plaintiff because plaintiff has himself agreed or consented to that particular injury voluntarily, most important, राइट। नाउ यहां पे आपका क्या कहेंगे हम कि Z जो मांग रहा है वो सही है, सॉरी Q, बिकॉज Q ने कोई रिस्क की कंसेंट बिल्कुल भी नहीं दी थी आपके फैक्ट्स में। ओके जी, नाउ लेट अस सी योर ऑप्शंस। Q did not consent to the risk because he did not have capacity to, ऐसा कुछ भी नहीं है, कैपेसिटी टू कंसेंट का यहाँ पे बात नहीं है। He was well enough capable to consent for the risk, तो यहाँ पे उसको बताया ही नहीं गया था, तो ये पॉइंट आपका यही गलत हो जाता है। ओके, Q did not consent to the risk because his consent was not voluntary। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि Q ने इसलिए कंसेंट नहीं दिया बिकॉज उसकी कंसेंट जो थी वॉलंटरी नहीं थी। पहली बात, उसको रिस्क के बारे में बताया नहीं गया था, वॉलंटरी नॉन वॉलंटरी की तो बात ही अराइज नहीं होती। ओके, Q consented to the risk because he has Z to let him ride the motorbike. See, saying just or having the urge to ride the motorbike doesn't mean that he has consented for the risk. Okay, Q did not consent to the risk because he did not have knowledge of the extent and nature of the risk is your right answer. Okay, he, यहाँ पे आप फिर से समझो, यहाँ कहीं पे भी उसने कंसेंट रिस्क की नहीं दी because he was not having the knowledge for what kind, extent or what kind of nature of the risk is involved in this particular act. Okay, so here D will be your right answer. Okay, yes, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, an employer is liable for the acts of the employee if a tort is committed by the employee in the course of employment। ये बात आपको याद रखनी है, ये मास्टर सर्वेंट या फिर इसमें ये लाइबिलिटी आपकी लग जाती है, टॉर्ट का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर जो है आपका लाइबल हो जाता है, ठीक है, जब कोई एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ एक्ट कर दे, तब एम्प्लॉयर आपका सू हो जाता है। ओके, नाउ to determine whether an act falls within the course of employment, one must look at the functions, work that the employee was tasked with and then evaluate if there was a close connection between the employee's job functions and the wrongful act in question. Okay, तो कहते हैं जब आपको ये बात देखनी है कि जो एक्ट आपका एम्प्लॉयमेंट में फॉल नहीं कर रहा है या कर रहा है, you have to closely look into the functions and work of the employee which was tasked to him, and then you are going to evaluate it कि whether it was having a close connection with the employee or not. एम्प्लॉइज की जॉब के साथ क्लोज कनेक्शन है कि नहीं है, अगर है then employer will be liable, अगर नहीं है then employer is not liable. ओके जी, फैक्ट्स पे आ जाओ। G was employed as a security guard by a restaurant. He was tasked with maintaining security around the restaurant, escorting guests inside. One night
after G's shift, a group of unruly passers-by initiated an altercation with G near the restaurant. Greatly upset by the altercation, G went home and got into an inebriated state. In this state, he negligently caused a fire in his home. G's family members wished to make the restaurant liable. अब आप खुद समझो, इस केस में restaurant will be liable? Not at all. Why? Because कब उसकी ये फाइट हुई? वन नाइट आफ्टर जीज शिफ्ट, जी की शिफ्ट ओवर हो गई थी तब ये बात हुई थी। और दूसरी बात, जो अनरूली पासेस बाय थे वो थे, ना कि गेस्ट ऑफ रेस्टोरेंट थे। अगर गेस्ट होते रेस्टोरेंट के फिर भी मानते, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर वो रेस्टोरेंट में इस वक्त काम कर रहा, सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहा होगा, तब कोई आता तब प्रॉब्लम होती, फिर लेते। और ऊपर से घर जाके ये काम करा है, ओके। So very easy here, restaurant is not liable. Now G's family members want to make restaurant liable, but restaurant will not be held liable. Okay जी, पहला कह रहे हैं restaurant is liable for G's action because G would not have the altercation, but for being present in that location due to his job it doesn't matter. अब यहाँ रेस्टोरेंट की गलती नहीं है, ठीक है। आप कहाँ पे कहीं पे काम करते हो, उसके आसपास कुछ ऐसा आपका वार्तालाप हो जाए, जैसे आपको गुस्सा आ जाए, आप यही कहोगे कि मैं यहाँ तो थी बिकॉज यहाँ मैं काम कर रही हूँ। नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड डिफेंस, ओके। नाउ रेस्टोरेंट इज लायबल फॉर G's एक्शन बिकॉज द सिक्योरिटी गार्ड इज लाइकली टू हैव अल्टरकेशन विद द पीपल इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसा भी कुछ भी नहीं है, वेरी यू नो सिली लेम एक्सक्यूज फॉर दिस। मैं आपको पहले भी समझाया, ही इज नॉट लायबल। अब चलते हैं नॉट लायबल, क्यों नहीं लायबल। पहली बात, वो वहां पे आफ्टर शिफ्ट था, ठीक है। दूसरा, वो पासर्स बाय थे, ठीक है। अगर वो शिफ्ट पे होता, वही रेस्टोरेंट के कुछ गेस्ट आते, देन ही वाज लायबल, यू नो। अदरवाइज ही इज नॉट एट ऑल लायबल। द रेस्टोरेंट इज नॉट लायबल फॉर G's एक्शन बिकॉज हिज एक्ट्स वर आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो हियर C विल बी योर राइट आंसर। यस, C इज योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही आपकी सारा सेम प्रिंसिपल है। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं इसके? G was employed as a security guard by a restaurant, ठीक है। He was tasked with maintaining security in and around the restaurant as well as escorting guests। यहाँ तक सेम है आपका लास्ट क्वेश्चन की तरह। One night A, ओके ना। अब यहाँ पे कर रहे हैं वन नाइट। वन नाइट मतलब ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ ड्यूटी, नॉट आफ्टर दैट शिफ्ट। वहां जैसे आपके लास्ट क्वेश्चन में था, अ ग्रुप ऑफ अनरूली गेस्ट्स। नाउ सी, वहां पे लिखा था पासर बाय, हमने क्लोज यू नो आपका वैल्यूएशन करनी है, क्लोज कनेक्शन देखना है। यहाँ पे अनरूली गेस्ट्स हैं, तो अभी जो सिचुएशन है इनकी रेस्टोरेंट में हो रही है, ओके। गॉट इनटू अ वर्बल अल्टरकेशन विद G इन द रेस्टोरेंट। G being short tempered got irritated and ended up hitting one of the guests. The guest wished to make restaurant liable. Yes, here restaurant will be held liable because there is a close connection with it. इसके ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट उसका ये काम, ये एक्ट हुआ है, ठीक है। व्हेन ही वाज इन द ड्यू कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी एंड द गेस्ट, रेस्टोरेंट के गेस्ट के साथ हुआ है, ओके जी। सो इस केस में हम कहेंगे यस, रेस्टोरेंट इज लायबल, ओके। लेट अस सी, द रेस्टोरेंट इज लायबल, ओके, या for G's action because his acts were within the course of employment. Okay, this is your right option. Restaurant is not liable because the guest has started, ऐसा कुछ भी नहीं है। Here it will be held liable because of the close connection. हमने अभी जो प्रिंसिपल में पढ़ा वही चीज आपने अप्लाई कर देनी है, ओके जी। तो रेस्टोरेंट इज नॉट लायबल फॉर बिकॉज हिज एक्शंस, और ऐसा कुछ भी नहीं है। Here A is your right answer. Let us see. A is your right answer. Okay? Because उसकी एम्प्लॉयमेंट के दौरान वो हुआ है। आपके प्रिंसिपल में ये बात आपको पहले समझाई गई थी, फिर फैक्ट्स में वही बात आपसे पूछ ली। लास्ट क्वेश्चन में वो तब हुआ था जब आफ्टर हिज शिफ्ट, ठीक है। और वो पास्टर्स बाय थे, उनका रेस्टोरेंट से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे रेस्टोरेंट के गेस्ट थे और वो अपनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी था। तो दैट इज व्हाई यू नो रेस्टोरेंट विल बी लायबल बिकॉज हिज एक्ट्स वर विद इन द कोर्स ऑफ हिज particular employment. Okay, now next, whoever takes any immovable property of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. पहले ट्रेसपासिंग कर दी आपने, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी की पोजेशन से लेके,
उसकी कंसेंट से बिना आप कहीं पे भी रख दो, हम क्या कहते हैं, ट्रेसपासिंग हो गई। कि मर्जी के बिना आपने उसकी चीज को हाथ लगाया, देन आपने उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को शिफ्ट करा। ओके, फैक्ट्स पढ़ते हैं। W visited her friend B's house for a party. She noticed that B possesses a rare gold ornament. Fearing search and detection if she took the ornament, W hid it in air duct in the ceiling, where it was unlikely to be discovered by B. W intended on returning to B's house at a future date to take the ornament. Has W committed theft? अब आपको ये देखना है कि theft हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आपको देखो इसमें मैं इजी आप देखोगे तो यस थेफ्ट हुआ है, बिकॉज उसने रिंग को मूव, या रिंग यहाँ पे आपके ऑप्शन में रिंग लिखा हुआ है, मतलब ऑर्नामेंट को उसने मूव करा है। ओके, अब आपको फैक्ट्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या बात डाल दी कि उसने डब्ल्यू ने उसके घर में ही छुपाया, इन द एयर डक्ट। ठीक है, आपको लगेगा कि उसके तो वो घर में ही है, तो ऐसे तो थेफ्ट हुआ नहीं। बट जब आप किसी की प्रॉपर्टी, किसी की पोजेशन से दूर ले जाते हो, उसकी कंसेंट के बिना, ठीक है, कहीं पे भी रखो, दैट इज इमटेरियल, आपने उसके दायरे से बाहर कर दी, हेंस द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। ओके जी, सो हियर नो वाला ऑप्शन नहीं है, यस वाला है। यस, डब्ल्यू कमिटेड थेफ्ट व्हेन शी मूव द रिंग। नो, बिकॉज शी डोंट टेक द रिंग आउट, ऐसा कुछ भी नहीं है। हियर यस, बिकॉज द प्रॉपर्टी हैज बीन मूव्ड फ्रॉम द पोजेशन एंड हेंस offense has been committed. Okay जी, B is your right answer. अब हम चलते हैं next पे। Whoever intended to dishonestly take any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking, वही आपका सेम आ गया। अब इसमें फैक्ट्स देखते हैं। देखो, अब आपका ये आ गया, R owns an antique watch but is unsure of its value. She took it to a jeweler V for free valuation that was offered by Y. Y took the watch home instead of valuing it and does not provide any explanation, which is very important line. अब उसकी बिना मर्जी से Y उसके घर से वो ले, मतलब उसके वहां से ले गया, ना वैल्यू ही करी, ना उसको एक्सप्लेनेशन दी। Now R enters Y's home, pushes Y to one side and retrieves her watch by force. Has R committed theft? अब R की तो वॉच थी, ठीक है, अब वाई के यहाँ पे उसने रॉन्गफुल पोजेशन कर रखा था, बिकॉज एक्चुअल पोजेशन तो होता ना अगर वो उसकी मर्जी से वहां लेके जाता, ना वैल्यूएशन दी, ना उसको बताया, कोई एक्सप्लेनेशन दी, तो आर तो जाएगी ना उसके घर से खींचने के लिए। ओके जी, तो हम क्या कहते हैं कि आर ने थेफ्ट कमिट करा है। आंसर विल बी नो, शी हैज नॉट कमिटेड द थेफ्ट बिकॉज एक्चुअल ओनर आर and Y was having the wrongful possession. Okay ji, yes, because R took the watch of Y's possession. Yes, because R unlawfully entered Y's home. Yes, because R assaulted Y. यहाँ theft की बात हो रही है, यहाँ theft का तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, hence D आपका आंसर है, none of the above. Okay जी, here D will be your answer. Yes, हम चलते हैं next question पे। Whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offense in relation to that property or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property is said to commit criminal trespass. हमने trespass पढ़ा है। अब कोई किसी के एंटर करता है प्रॉपर्टी में, पोजेशन में, विद इन इंटेंशन कि वो कोई ऑफेंस कमिट करेगा इन रिलेशन टू दैट प्रॉपर्टी, या फिर किसी को इंसल्ट अनॉय करने के लिए। इसमें मेन चीज क्या होती है, जब आप किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करते हो तब हम कहते हैं ट्रेसपासिंग हुई है। ओके, हम चलते हैं इसके फैक्ट्स के ऊपर। फैक्ट्स आपका क्या कह रहा है, एच एंटर्ड हिज फ्रेंड एज प्रॉपर्टी। अब एच है, वो एल की प्रॉपर्टी में चले गया एच। ओके, नाउ इट वाज एडजॉइनिंग सीज होम। अब ये सी का घर है, एल की जो प्रॉपर्टी थी वो सी के होम के साथ थी, एच भी वहां चल गया। फ्रॉम एल्स गार्डन एच शाउटेड, इंसल्टेड एंड ट्राइड टू इंटिमिडेट सी। सी सीक्स टू sue for criminal। नो, देखो अब कह रहे हैं सी ने क्रिमिनल ट्रेसपासिंग के लिए उसको सू करा है। अब देखो एच तो एल के घर गया है, वो सी के घर तो गया नहीं। अगर वो सी के घर जाता तब हमने कहना था क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ है जी, ठीक है, उसने इंसल्ट इंटिमिडेट करा है, ऐसे जस्ट वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। ओके, क्योंकि वो एल के घर में है, ना कि सी के एरिया में, प्रॉपर्टी में वो एंटर करा है। हेंस
एच ने क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं करा। क्या बात याद रखनी है? whoever enters into or upon the property in the possession of another. Okay, hence H does he entered only as the property, not seized property. Okay जी, H committed criminal trespass, L committed criminal trespass. Now अब C का देखना है, ना H ने कमिट करा है ना L ने करा है, कोई C के घर तो गया नहीं. H did not commit criminal trespass. Yes, H did not committed criminal trespass because he was at L's garden, not at C's property. Okay जी, here C will be your right answer. Yeah. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Whoever gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or of rewarding any person or having exercised any such right commits the offense of bribery. तो यहाँ bribery की definition है, उसको बता रहे हैं कि gratification या कोई आप object किसी को दे देते हो ताकि आप कोई एक्सरसाइज राइट कर सको. यहाँ इलेक्टोरल राइट की बात करी हुई है इन्होंने. ओके, सो हम कह देते हैं कि आपने ब्राइबरी करी है. अब हम चलते हैं इसके फैक्ट्स के. Mr. T, candidate for election, decided to visit rural household as part of an election campaign. He visited a household where an elderly man required an immediate but extremely expensive life-saving medical procedure. Mr. T gave money to the family for the operation. While leaving, he drew the family's attention towards his party's symbol in the light of upcoming elections. अब देखिए, यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो हम कह देते उसने अच्छा काम कर दिया, बट जाते वक्त उसने फैमिली की अटेंशन अपने पार्टी के सिंबल पे कर दी. हेंस उसने एक सजेस्ट कर दिया कि मैंने जो हेल्प करी है उसके बदले में आप मुझे वोट दे देना. तो आप क्या कहोगे इस केस में कि उसने ब्राइबरी करी है कि नहीं? अब उसने मेडिकल प्रोसीजर तो दे दिया, ठीक है, आप यहाँ तक तो होता तो हम कह देते कि उसने अच्छा करा है, बट जब उसने जो उसको टेंशन ड्रू करी और पार्टी सिंबल दिखाया फॉर हिज अपकमिंग इलेक्शंस, सो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल फिट हो जाता है. हम कहेंगे यस, टी हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी. यस, ए इज योर ऑप्शन हियर. और बाकी नो, ही हैज नॉट कमिटेड, हिज इंटेंशंस वर नोबल. नोबल सिर्फ यहाँ तक थे, अगर वो सिंपल ना दिखाता तब हम कहते. ओके, नो एज डूइंग पब्लिक गुड आउटवेज क्रिमिनल, ये तो ऑप्शन नहीं है आपका. So here A will be your option. Let us see your answer. Yeah, A is your option. Now, next question. Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such an act to cause death commits the offense of culpable homicide. अब जब किसी को पता होता है कि वो ऐसा एक्ट करने से डेथ हो जाएगी या उनकी इंटेंशन है टू कॉज डेथ, ठीक है, या कोई ऐसी बॉडली इंजरी कर दो, आपको पता है ऐसी बॉडली इंजरी मैं कर रहा हूं उससे डेथ कॉज हो जाएगी, तब क्या कहते हैं हम कि पर्सन ने कौन सा ऑफेंस कमिट कर दिया है? व्हेन द पर्सन वाज हैविंग द नॉलेज ऑफ सच पर्टिकुलर एक्ट व्हिच इज गोइंग टू कॉज डेथ, उसे बोलते हैं हम कल्पेबल होमिसाइड. ये आपका आईपीसी का क्वेश्चन है. क्या कह रहा है? P was hunting in small forested area which he knew to be inhabited by villagers and frequently by other hunters in large numbers. His friend did not knew that the other persons were likely to present in the area. P wagered with his friends that he could hunt without using his visual senses. P put on a blindfold and on hearing some rustling leaves shot multiple times, killing 3 people in the process. Has P committed culpable homicide? क्या बोलोगे इसमें? Yes. Why? Because P गया था hunt in a small forest which he knew is likely to be inhabited by villagers and frequently by other hunters in large number. He knew that. Okay, but उसके फ्रेंड्स को नहीं पता था ये बात. P अपने फ्रेंड्स को लेके गया, वेजर्ड, उसने बेट लगाई that he could hunt without using his visual senses, और अपना ब्लाइंड फोल्ड लगा के, उसको पता था यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, अपनी चौड़ में वैसे लगा के चले गया, मैं सबको देखो मैं बिना देखे किल कर सकता हूँ, पता था उसको इतने लोग हैं.
Hence, when he knew these things, hence he has committed the culpable homicide, because उसके ये act करने से he killed 3 people. Okay, so option P has committed culpable homicide, P has not, P committed battery. Battery कब होती है? जब आप अपनी किसी की प्रॉपर्टी में, मतलब ये होता है आपका क्रिमिनल ट्रेसपास रिलेटेड टू द बॉडी, ओके, टू द पर्सन. हमने करा है असॉल्ट, बैटरी, हमने ये सब पढ़ लिया है. बैटरी में क्या होता है, आप किसी को जब आप सिर्फ पहले धमकाते हो, ठीक है, बैटरी में आप कहते हो मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊंगा, लगाते नहीं हो, पर जब लगा देते हो किसी की बॉडी में, आप मतलब यू फोर्सिबली एंटर, पुशिंग दैट पर्सन, नॉट बाय स्लैपिंग दैट पर्सन, बाय हिटिंग दैट पर्सन, तब हम क्या देते हैं, बैटरी हो गई है. ओके जी, नहीं समझ लग रहा इसका तो आप मेरा ट्रेसपास वाला लेक्चर देख लीजिएगा. ओके, आपको समझ लग जाएगा बैटरी क्या होता है. बैटरी नॉर्मल बैटरी नहीं है, ये लीगल वर्ड है. ओके जी. नाउ वैसे तो आपके से साफ साफ आपको क्या करना है, प्रिंसिपल दे रखा है, उसमें सारी बात समझा रखी है, फैक्ट में वो चीज ढूंढनी है. हैंस प्रूव्ड P has committed the culpable homicide. A is your right answer. Let us see. Yes. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये आ गया आपका फ्रॉड का क्वेश्चन. नाउ कहते हैं फ्रॉड क्या होता है, इट इंक्लूड सजेशन एज अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू by one who does not believe it to be true, or the active concealment of a fact. ठीक है जी, knowledge और belief of the fact with intent to deceive another party or agent. फैक्ट्स क्या है, इसको ध्यान से एक बार आप देखो. फैक्ट्स में क्या था, ये विंडो लिमिटेड जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जो विंड टर्बाइन्स बनाती थी, ठीक है, वो जी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गई. जी इंफ्रास्ट्रक्चर ने उनसे, अब अगर ये सारा पढ़ोगे तो क्या था, जी इंफ्रास्ट्रक्चर ने, यहां से हम पढ़ते हैं, यहां तक तो इसके नॉर्मल बता रखा है. हाँ, representatives from Windon and Z Infrastructures carry extensive negotiation advice by leading law firms and commercial advisory firms on both sides, and for the latest established a wind park in Odisha. Z Infrastructure wanted Windon guarantee that the turbines will generate 54 lakhs kilowatt of energy. यहाँ पे क्या है, जी इंफ्रास्ट्रक्चर ने उनको, विंडॉन को बोला कि आप हमें जी गारंटी दे दो कि आपके जो टर्बाइंस हैं वो 54 किलोवाट एनर्जी, 54 लाख किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. विंडॉन ने कहा कि the generation of energy is depended upon the availability of wind and they could not guarantee it. ये बात आपको याद रखनी है. अब however they provided an estimate to them, okay, in which they said that that turbines will be able to generate around 50 lakhs kilowatt per hour per turbine annually. उन्होंने 54 बोला, कहते देखो हम गारंटी नहीं दे सकते because it depends upon the availability of the wind, then only the turbines can generate the energy, but yes we can just give you an estimate, not the guarantee, that around 50 lakhs kilowatt energy will be produced annually. Now the turbines were supplied by Windon and operated by Z Infrastructure Odisha for over 2 years. During this period, Z Infrastructure found that the average energy generation of each turbine came around to be 35 lakh kilowatt hour annually. अब 50 की उन्होंने estimation दिया था, आई 35. अब they were frustrated as the actual generation of each turbine was significantly lower than the generation estimate provided by Windon. They reached out to Lal and Co., a leading dispute resolution law firm, to understand if they could initiate action against Windon for fraudulently representing the generation estimate of each turbine. अब देखिए यहाँ पे आपको फ्रॉड का फैक्ट समझा दिया था. फ्रॉड तब होता है जब एक्टिवली आप जानबूझ के कंसीलमेंट करो कुछ फैक्ट्स की, या जानबूझ के कुछ फॉल्स फैक्ट्स बताओ, ठीक है, so that दूसरी पार्टी को, you have that intention in your mind that you want to deceive the other party for the same things which you have said. Okay, when you have that intention to deceive the other party who is going to enter into the contract, ठीक है, then we say that fraud has been committed by the other party. But here if you see in these facts, Windon have never suggested, yeah, they have not tried to deceive this Z infrastructures. ओके जी, यहाँ कहीं पे भी आपको उनका फ्रॉड दिखा? जब उन्होंने बोला गारंटी दे दो, अगर वो बोलते हैं हाँ हम गारंटी देते हैं 54 का 60 कर देगा ये,
तब हमने कहना था कि हाँ जी इन्होंने फ्रॉड करा है, जानबूझ के कंसीलमेंट करी है, और साथ में वो ये भी बताते आपके फैक्ट्स में कि उनको पता था इतनी एनर्जी वो देंगे नहीं, उन्होंने जानबूझ के झूठ बोला। अब यहाँ पर उन्होंने खुद ही कह दिया देखो जी हम गारंटी नहीं देते, हम जस्ट आपको मेयर एस्टिमेशन दे देंगे, बिकॉज ये जो विंड की जो एनर्जी है प्रोडक्शन की, इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द विंड। एस्टिमेशन दे देते हैं कि अराउंड 50 तक तो प्रोड्यूस कर लेगी, ठीक है। अब गारंटी दोनों ने नहीं दी थी, अब विंड की अवेलेबिलिटी ऐसे ही आई कि वो सिर्फ 35 किलोवाट आवर एनर्जी एनुअली लैक्स में एनर्जी प्रोड्यूस कर पाई, उन्होंने एस्टिमेशन 50 का दिया था। अब इस केस में वो फ्रॉड का केस नहीं डाल सकते, ओके जी। वो लाल एंड को के पास गए हैं, बट वो भी उनको यही सजेस्ट करेंगे कि आपके पास जो है असली कोई फैक्ट्स ही नहीं है जिसपे आप उनके अगेंस्ट केस फाइल कर दो, बिकॉज उन्होंने आपको गारंटी नहीं दी थी, उन्होंने जस्ट मेयर एस्टिमेशन आपको दिया था, ओके जी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट पे। यू आर अ लॉयर नाउ एट अ लाल एंड को, okay, and you were asked if Windon had committed fraud by providing an inflated energy generation estimate। तो आपको फैक्ट समझ लग गए ना ये सारे। अब आपको मैंने समझा भी दिया कि उन्होंने कोई फ्रॉड जो है नहीं करा है, ओके। तो आप लाल एंड को के लॉयर हो, आप क्या जवाब दोगे? पहला आपका कह रहा है यस, विंडोन वाज एन एक्सपर्ट इन द विंड टर्बाइन बिजनेस, जी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलाइड ऑन इट्स एक्सपर्टाइज एज अ न्यू एंट्रेंट इन द फील्ड। सी एक्सपर्ट तो वो है, एक्सपर्ट है, तभी उन्होंने बोला हम गारंटी नहीं देंगे, हम एस्टिमेट देंगे। अब जी इंफ्रास्ट्रक्चर ने रिलाई कर दिया, ये पॉइंट आपका इमटेरियल है, ओके। और अब आपको अपने दिमाग में फैक्ट भी याद रखना है, आपका जो प्रिंसिपल याद रखना है, सॉरी प्रिंसिपल आपका किस पे बात कर रहा है? फ्रॉड पे बात कर रहा है। और आपके फैक्ट में भी वो यही चीज आपसे पूछने आए हैं लाल एंड को के पास जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स कि हम फ्रॉड के ऊपर इन पे केस फाइल कर दें, ओके। नाउ क्या है ये, अवर आज इफ विंडोन लैंड में, हाँ फ्रॉड कमिट करा है विंडोन ने कि नहीं, ये पॉइंट तो गलत है। नाउ नो, एज विंडोन हैज क्लियरली specified the energy generation figure was merely an estimate and could not provide the guarantee। Exactly, no case, no, you can't file a suit on the basis of fraud on this particular fact and situation, okay। Yes, as Windon would have predicted a figure that was closer to the actual generation of 35 lakhs per, देखो that is, this again thing is immaterial because they have merely provided you an estimate, not the exact figure, कितना तो हो ही जाएगा, that was just merely an estimate by them, okay। Now yes, as Windon should not have provided any estimate। See, ये पॉइंट आपका गलत क्यों है? बिकॉज वो गारंटी मांग रहे थे, उन्होंने फिर एस्टिमेशन बता दिया, इस पे कुछ गलत नहीं है। अगर वो कम बोल देते कि 20 तक होगा और फिर 35 हो जाता फिर, ओके। सो हेयर आपको ये भी देखना है कि कौन सी सिचुएशन एग्जैक्ट मैच कर रही है। दूसरी बात, वैसे तो आप बहुत इजी है, इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें नो लिखा है, आपको फैक्ट समझ लग गए, आपको पता है इसका आंसर नो है, चाहे आप बाकी पढ़ो भी ना, नो को टिक कर दो, बिकॉज ये मेयर कंफ्यूजन है, आपको फिर ये भी ठीक लगने लग जाएगा, ये भी ठीक लगने लग जाएगा। फैक्ट्स क्लियर हो गए, फ्रॉड नहीं हुआ है, नो इज योर आंसर, हियर बी इज योर राइट आंसर, ओके जी। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बेलमेंट पे क्वेश्चन है। बेलमेंट क्या होती है? जब आप किसी के पास अपने गुड्स रखवाते हो किस शिपमेंट करवाने के लिए, ठीक है, तो जो देखो द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स वो बेलर होता है, द पर्सन टू हुम दे आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड बेली, okay। So bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned, okay। Basically आप जब किसी के पास अपने गुड्स रखवाते हो, कहते हो ये थोड़े टाइम के लिए रख लो, मैं फिर बाद में इसको ले जाऊंगा, जब मुझे जरूरत होगी, मैं जब मेरा काम मुझे होगा मैं ले जाऊंगा, तो उसे हम बोलते हैं बेलमेंट। और जो पर्सन डिलीवर करता है गुड्स वो बेलर होता है, जिसके पास टू हुम द पर्सन टू हुम दे आर डिलीवर्ड, मतलब गुड्स जिसके पास डिलीवर्ड हुए हैं, दैट पर्सन इज बेली, ओके जी। ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ गया। इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू टेक एज में, देखो अब देखो, अब आप बेलर हो, आपने अपने जो कुछ सामान था बेली के पास रखवाया है, बेली आपको पता है जिसके पास रखवाते हैं वो बेली होता है। अब आपने उसके पास सामान रखवाया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में आप आए हो, कुछ पेमेंट भी दे रहे हो उसको,
अब आप भी तो यही चाहोगे कि वो मेरा सामान ध्यान से रखे, यहाँ पे यही बात हो रही है। इन ऑल केसेस ऑफ bailment, the bailee is bound to take as much care of goods bailed to him, her as a person of ordinary prudence would, under similar circumstances, take of his or own goods of the same bulk, quantity and value as the goods bailed. सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अब आपके पास कोई बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बेलर आपके पास सामान रखाता है, नाउ यू आर द पेली, अब आपकी क्या ड्यूटी बनती है, विद ड्यू डिलिजेंस, यू नो, विद गुड केयर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस गुड्स सो दैट नुकसान ना हो, एज अ नॉर्मली प्रूडेंट मैन विल डू। और या फिर आप जैसे अपने सामान का ध्यान रखोगे वैसे ही दूसरे बंदे के सामान का ध्यान रखो। तो यहाँ पे आपका बेलमेंट का प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल आपके क्या बात है इसमें बता रहा है, गुड केयर की बात बता रहा है। अब हम चलते हैं इसके फैक्ट्स के ऊपर। फैक्ट्स क्या कहते हैं, अपर्णा एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद गगन टू कीप हर गुड्स in his warehouse until she was able to find a suitable buyer for them. Gagan kept his own goods also at the same warehouse. One night, certain thieves entered the warehouse and stole the goods of both Gagan and Aparna. It was discovered that even though Gagan had locked the main door, he had carelessly left the windows open, and that the thieves had entered through the open windows. Aparna sued Gagan for damages as Gagan failed to take due care of her goods. Decide. अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी उन्होंने बात बता दी कि दोनों के जी गुड स्टोल हो गए हैं, दैट इज इमटेरियल। आपके गुड स्टोल हो गए हैं, यहाँ अपर्णा के गुड स्टोल हो गए हैं, विच इज ऑफ मेन कंसर्न। यहाँ गगन की क्या गलती थी, उसको विंडो ओपन नहीं छोड़नी चाहिए थी, चाहे उसके भी नुकसान हुआ है, बट यहाँ अपर्णा का उससे कोई लेना देना नहीं है। अपर्णा ने अपने गुड्स उसके पास रखवाए थे, उसकी क्या ड्यूटी बनती थी, वो अच्छे से चेकिंग करता, विंडो भी ओपन नहीं होनी चाहिए थी, तो उसने ड्यू केयर डिलीजेंस से कुछ काम नहीं करा। ठीक है, अगर वो करता तो ये उसका सामान चोरी ना होता। ओके जी, फैक्ट से आपको समझ लग गया कि अगर वो सू कर रही है गगन को फॉर डैमेजेस, या गगन इज लायबल टू पे हर द डैमेजेस। ओके, now Gagan is liable since he left the windows open, which shows that he did not take as much care as person of ordinary prudence would. Yes, exactly, this is your right answer. Gagan is not liable since he took as much care of one's goods as he took his own. See, this thing again is immaterial. उसने अपने गुड्स को तो ध्यान रखा, न्याय नहीं रखा, उसके गुड्स का भी उसने ध्यान नहीं रखा, तभी वो भी चोरी हो गए। Okay, Gagan is not liable since he locked the main door and person of ordinary prudence cannot be expected to check the windows. ये गलत बात है, ठीक है। So आपको पता है गगन is liable, so hence A is your right answer. Let us see. Yes. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। There are 4 stages of commission of offense. जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू योर आईपीसी वाला लेक्चर कराया था, उसमें मैंने बताया था देयर आर 4 स्टेजेस फॉर द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। पहली होती है फॉर्मेशन ऑफ इंटेंशन, देन प्रेपरेशन, वो इमेंसरी एक्टेसरी आपका आ जाता है, फिर देन देयर इज अटेम्प्ट, एंड देन देयर इज द कमीशन ऑफ ऑफेंस। ओके जी, सो द फर्स्ट 2 स्टेजेस अब आपको हम नहीं बताता, इमेंसरी एक्टेसरी आप कर लेते हो, प्रेपरेशन भी कर लेते हो, यहाँ तक तो ठीक है। सिर्फ मेयर प्रेपरेशन अमाउंट में अकाउंटेबल होती है, कुछ एक्सेप्शंस है उन केसेस में, डेकोइटी एंड ऑल में, अदरवाइज इट इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस। बट अटेम्प्ट इज देयर, बिकॉज अटेम्प्ट क्या है, अब आपने अटेम्प्ट ही कर दिया, मेयर ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सिचुएशन वो आपका कमीशन तक नहीं जा सका, वो चूक गया आपका, दैट इज वाई वो अटेम्प्ट रह गया। अगर वो ना चुकता आपका कमीशन ऑफ ऑफेंस तो हो ही जाना था, दैट इज वाई यू नो आईपीसी में अटेम्प्ट इज पनिशेबल। यहाँ पे ये बात बताई हुई है, अटेम्प्ट एंड कमीशन ऑफ ऑफेंस, द फर्स्ट 2 स्टेजेस आर नॉट पनिशेबल बट द लास्ट 2 स्टेजेस आर पनिशेबल। द अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस इन इटसेल्फ। यस, क्यों है, बिकॉज अटेम्प्ट तो करा ना आपने, वो चूका नहीं चूका दैट इज इमटेरियल, ना चूकता कमीशन हो जानी, चूक गया अटेम्प्ट रह गया, बट आपने तो कर दिए ना, वो पूरी फोर्स इंटेंशन सब लगा के आपने उसकी कमीशन की तरफ गए थे। ठीक है, आपने किसी को ग्लास में जहर डाल के ऑफर कर दिया, उसके सामने रख दिया, उससे बोला नहीं मैं नहीं पीऊंगा, वो आपका चूक गया, अटेम्प्ट तो हो गई आपकी। ओके जी, इजी। अटेम्प्ट क्या होता है, अब आप क्वेश्चन, आप कितने पेपर्स एग्जाम्स देते हो, ठीक है, आप नहीं कर पाते इसको क्लियर, अटेम्प्ट तो वो मानते हैं ना कि आपका अटेम्प्ट हो गया है, तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि आपने अटेम्प्ट जब कर दिया ऑफेंस, कमीशन हुई ना हुई, इट इज एन ऑफेंस इन इटसेल्फ। 511 सेक्शन ऑफ योर आईपीसी,
पनिशमेंट देता है इसकी। नाउ इन ऑर्डर टू बी डेजिग्नेटेड एज एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, द एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट मस्ट डन बी इन सफिशिएंट प्रॉक्सिमेट टू द कंप्लीशमेंट ऑफ द इंटेंडेड ऑफेंस। सो ये कह रहे हैं उसकी पनिशमेंट डिसाइड करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि कितनी प्रॉक्सिमिटी है उसकी इंटेंडेड ऑफेंस के साथ। ओके जी। नाउ Sachin brought a matchbox and lit a match near a haystack. He was about to lit the haystack on fire and committed the offense of arson. He was going to commit an offense of arson, but however before he could do the same, उसने मैच बॉक्स भी बाय कर ली, उसने लिट भी कर दी थी नियर अ haystack. He was about to light the haystack on fire to commit an offense of arson, but उसने तभी के तभी देख लिया that someone was secretly recording a video of him. Fearing that he would be easily caught, he extinguished the match. Sachin is prosecuted for the attempt of commit to arson. Yes, because वो करने ही वाला था, उसने देख लिया कि someone is recording him, that is why वो रुक गया। ओके, बट इसमें हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमिटी देखनी है हमें कि whether they sufficiently proximate to the accomplishment of the intended offense or not. We have to check the series of it. सीरीज क्या थी? He bought a matchstick, he lit near a haystack, he was about to light, then when he saw that someone was recording him, he just that he will be caught easily, he extinguished the match. उसने मैच को extinguish कर दिया। Now Sachin is prosecuted for the attempt. तो हमने डिसाइड करना है उसने करा है कि नहीं करा है। तो आपको इसका आंसर पता ही लग गया है कि उसने ये करा है। हम देखते हैं, सचिन इज नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी तो नहीं है बिकॉज इज लाइटिंग द मैच वाज नॉट पेनल्टीमेट एक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है ये। सचिन इज द गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड अटेम्प्ट टू आर्सन एज लाइटिंग द मैच वाज पेनल्टीमेट एक्ट बिफोर द कमीशन ऑफ द इंटेंडेड ऑफेंस। देखिए यहाँ पे जो पेनल्टीमेट एक्ट था वो उसको करना था, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि Sachin is guilty of having committed attempt to arson as lightning the match. Lightning the match penultimate act नहीं था, सिर्फ अब तो कहीं भी वो मैच लाइट कर सकता था। Lightning the match in the haystack was the penultimate last act. Okay, now that is why it is the wrong answer. Sachin is not guilty since the match was extinguished by him on his own. I guess यहाँ तक ही है, यहाँ से आपका डी ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके तो कहते यहाँ नहीं है बिकॉज उसने मैच जो थी वॉज एक्सटिंग्विश्ड बाय हिम, ये दिस थिंग इज इमटेरियल, उसकी इंटेंशन थी, वो सब प्रूव हो रहा था, उसने देख के बंद करी है, दैट इज वाई ये ऑप्शन आपका गलत है। Sachin is guilty of having committed attempt to arson since there is sufficient proximity between the act of lighting the match and the intended offense of arson. So here D is your right option. Because guilty क्यों है? Because की इंटेंशन भी दिख रही है, proximity भी दिख रही है, ठीक है, और आपका बी नहीं है बिकॉज वो पेनल्टीमेट एक्ट नहीं था बिफोर द कमीशन। ओके जी, सो हियर डी इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे ये बात कर रहा है आपका डबल जियोपार्डी की। डबल जियोपार्डी क्या है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कोई भी पर्सन प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश, अब यहाँ पे वर्ड देखना प्रोसिक्यूटेड पनिश, तो बेसिकली कोर्ट प्रोसीडिंग्स की ये बात कर रहा है। तो कोई सेम ऑफेंस की आपको दो बार पनिशमेंट जो है नहीं मिल सकती। ओके जी, फैक्ट्स पे आ जाओ। अरुण वाज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन द एग्जामिनेशन एंड एडमिशंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। अरुण वाज accused of having leaked the entrance exam paper to Kamlesh for a hefty bribe. Now, disciplinary proceedings were initiated against Kamlesh by IAST, wherein he was found guilty and as a penalty he was removed from employment. अब कमलेश से उसने पेपर निकलवाया था, कमलेश के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो थी वो हो गई, पर कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं हुई। ध्यान रखना, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हुई है द्वारा IIST, जिसकी वजह से ही वाज फाउंड गिल्टी और उसको एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया। नाउ देयर आफ्टर अ क्रिमिनल केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम फॉर हैविंग कमिटेड द ऑफेंस ऑफ चीटिंग बाय लीकिंग द एंट्रेंस पेपर। Arun takes the defense that the criminal prosecution is not permitted by the principle of double jeopardy and you have to decide. अब देखिए इस केस में, अब क्रिमिनल केस के अगेंस्ट हो गया है, ठीक है, यहाँ उसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हुई थी द्वारा IIST, नॉट बाय कोर्ट, और आपका प्रिंसिपल क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, मतलब मोर देन वंस। ओके, मतलब एक से ज्यादा, वैसे वो बोलते हैं कि आप पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए नहीं पनिश कर सकते,
बट यहाँ प्रोसिक्यूटर ने पनिश्ड है जो द्वारा कोर्ट प्रोसीडिंग्स होता है, ना कि बाय डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। ये इसका डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स था जो इसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चली, ठीक है। सो हम ये नहीं कह सकते कि डबल जेओपार्डी लग रहा है, बिकॉज ये प्रोसीडिंग्स उसकी एम्प्लॉयमेंट की थी, उसके डिपार्टमेंट के द्वारा थी, जो उसने एम्प्लॉयमेंट से वो वाली पनिशमेंट दी उन्होंने। अब कोर्ट में जो केस चला है दैट इज डिफरेंट, दैट प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। अगर कोर्ट के द्वारा दो केसेस या किसी दो कोर्ट्स में होते तब हमने कहना था ओके जी कि डबल जेओपार्डी लग रहा है, मतलब या किसी और कोर्ट में भी उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही होती। ओके सो इसका आंसर क्या रहेगा? द प्रिंसिपल ऑफ डबल जेओपार्डी विल नॉट अप्लाई एज अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स बाय आईआईएसटी कैन नॉट बी टर्म्ड एज प्रोसिक्यूशन since they were merely departmental proceedings and not criminal prosecution. Yes. अब the principle of double jeopardy will apply as Arun has already found guilty and punished by IAST. ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी यहाँ कमलेश को उन्होंने पनिश करा था, उसको जॉब से निकाला था ना। The principle of double jeopardy will not apply as Arun is accused of serious offense of cheating the public at large. अब कह रहे हैं डबल जेओपार्डी जी इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो बहुत सीरियस ऑफेंस कर रहा है। पहली बात, रीजन इसका गलत है, सीरियस ऑफेंस है नहीं है, दैट इज इमटेरियल। डबल जेओपार्डी क्या कहता है? नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। यहां कहीं पे भी सीरियस ऑफेंस की बात नहीं हो रही, ना कि पब्लिक एट लार्ज को चीट करने की बात हो रही है। जब डबल जेओपार्डी अपनी जस्ट सिंपल बात कहता है कि आप एक पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार पनिशमेंट या प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। ओके जी, सो हियर आपको लगेगा जी यहाँ पे भी डबल जेओपार्डी की बात हो रही है, हाँ उसने करा, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको, आप डी टिक करके आ जाओगे, जबकि आंसर इज ए बिकॉज दैट इज मेयरली द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स व्हिच वर एग्जीक्यूटेड बाय आईएएसटी, और जो इसका यहाँ पे हो रहा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दैट आर मेयरली डिफरेंट प्रोसीडिंग्स। Okay जी, so here A will be your right answer. Yes, okay जी, so that's all in today's class. आज हमने 15 questions डिस्कस करे हैं, इसके I guess 11 और questions रहते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवा दूंगी। Okay, so that's all for today. Thank you so very much.